नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और उस बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक ग्रीन एनर्जी से संबंधित निर्णय है जिसका असर आने वाले समय में इस देश पर देखा जाएगा, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी की दृष्टि से। ग्रीन एनर्जी के मामले में पिछले 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस प्रकार के स्टेप्स उठाए हैं, उसी की कड़ी में यह एक आज अगला निर्णय है और अगला कदम है। यानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट 2 को आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दी और इस ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट 2 के लिए 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट है ये, और इस पर कुल 12,000 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान दी। कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की और उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले ग्रीन एनर्जी फर्स्ट फेज जो शुरू किया गया था उसमें 10,142 करोड़ रुपए लागत की दृष्टि से आवंटित किए गए थे और उसमें लगभग 80% काम उसका पूरा हो चुका था, जिसमें कि 8 राज्यों पर उसका असर पड़ेगा और 8 राज्यों में ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम उस पर चल रहा है। और अब आगे और 6-7 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें ये काम शुरू किया जाना है। और ये जो 12,000 करोड़ रुपए खर्च आएंगे, इसमें केंद्र सरकार की ओर से 33% यानी 33% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 33% राशि KfW जो जर्मनी की संस्था है उनसे स्टेट्स को कर्ज मिलेगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसमें ये अपने पैसे अपना शेयर देगी। तो ग्रीन एनर्जी एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बड़ी सराहना हो रही है और भारत इसमें बहुत तेज गति से इसमें कदम आगे बढ़ा रहा है। कोशिश यह है कि भारत इंटरनेशनल लेवल पर जो ग्रीन एनर्जी है या नॉन फॉसिल एनर्जी है उसके क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करे और ये एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा आने वाले समय में, अगर इसे वाकई बहुत प्रभावी तरीके से इस पर काम किया गया तो। और दूसरा इसमें निर्णय लिया गया आज के कैबिनेट बैठक में, भारत और नेपाल के बीच दोनों मिलकर एक पुल का निर्माण करेंगे और ये उत्तराखंड की सीमा से लगता हुआ जो नेपाल का इलाका है वहाँ है। ये महाकाली नदी है जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में से महाकाली नदी निकलती है उस सीमा पर। उस महाकाली नदी में धाराचूला के पास ये ब्रिज का निर्माण किया जाएगा और इसको लेकर दोनों देशों के बीच में बहुत जल्द एक MOU भी साइन किया जाएगा। इससे दोनों क्षेत्रों को, यानी भारत की क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य है उनको बड़ा फायदा होगा, साथ ही नेपाल में रहने वाले जो लोग हैं उस दिशा में उनको काफी फायदा होगा। यानी डेवलपमेंटल जो वर्क है, डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज है, एक्सचेंज है, कॉमर्शियल एक्सचेंज है, ये काफी बढ़ेगा। बहरहाल आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस इस बात पे रहा कि कैबिनेट डिसीजंस के बारे में ही विस्तार से जानकारी दी जाए, लेकिन अधिकतर पत्रकारों ने जब उन्हें मौका मिला सवाल पूछने का तो उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सवाल पूछा। जो कल बुधवार को पंजाब के दौरे पर प्रधानमंत्री थे और उनके दौरे के दौरान जिस प्रकार की चूक हुई और जो परिस्थितियां वहां पैदा हुई, प्रधानमंत्री के काफिले को जिस तरह से सड़क मार्ग से जाना पड़ा और सड़क मार्ग में एक पुल पर अवरोध के कारण से यानी जाम लगाने के कारण से उन्हें लगभग 15 से 20 मिनट का वहां इंतजार करना पड़ा और मजबूरन उन्हें फिर वापस आना पड़ा, उनकी रैली स्थगित करनी पड़ गई। तो ये जो हालात पैदा हुए इसको लेकर अधिकतर पत्रकारों ने सवाल किए, लेकिन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने
साफ कर दिया कि आज की प्रेस ब्रीफिंग कैबिनेट के डिसीजन से संबंधित है, इसीलिए वो अपने जवाब भी वहीं तक सीमित रखेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि इस संबंध में ये चूक नहीं बल्कि बड़ी चूक हुई है पंजाब सरकार की ओर से, पंजाब प्रशासन की ओर से, और इसको लेकर गृह मंत्रालय ने भी कदम उठाए हैं और उन्होंने उनसे जवाब तलब किया, जानकारी मांगी है। दूसरी तरफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं इस मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो भी आवश्यक होगा, जो जानकारियां जुटाई जाएंगी, उसके आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। तो इसीलिए पत्रकार भी लगातार ये सवाल उठाते रहे प्रेस ब्रीफिंग के दौरान और केंद्रीय मंत्री भी इसे नकारते रहे। उन्होंने बस सांकेतिक शब्दों में इस सवाल का जवाब दिया। बहरहाल आज की डिसीजन में ये है और आपको अब मैं सुनवाता हूं कि अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान क्या कुछ कहा। Dr. N. Murugan ji, my warm welcome to the Honorable Ministers. First, the Honorable Minister for IND will brief, then we will take a few questions related to the cabinet decision from them. Sir. नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो आपको सन 2022 की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और आगे भी रहेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय किए गए उस सब से मैं आपको अवगत करवाने के लिए आया हूँ। पहला निर्णय इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इसके लिए किया गया है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज 2 को आज स्वीकृति मिली है। इस स्कीम पर लगभग 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा और इस स्कीम के माध्यम से 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा और लगभग 20 गीगावाट रिन्यूएबल पावर का इवैक्यूएशन किया जाएगा। फेज 2 के अंतर्गत 7 राज्यों में, जो कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, यहाँ पर 10,750 किलोमीटर सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। और जैसा आपको पता है कि इससे पहले भी जो फेज 1 था, उसमें भी जो निर्णय के हिसाब से अब तक लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। फेज 1 में 10,142 करोड़ रुपए की कुल लागत थी इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए, और इनमें 8 राज्यों के लिए स्वीकृति दी गई थी। जो पूर्व में फेज 1 में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। फेज 2 2021-22 से लेकर 25-26 तक के लिए रहेगा। और ये जो 12,000 करोड़ है, इसमें से केंद्रीय वित्तीय सहायता लगभग 33% रहेगी। इतना ही हिस्सा KfW, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जर्मनी की, उसके माध्यम से एक ऋण के रूप में राज्यों को मिलेगा। और इससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में जहां एक और उत्पादन का हमने लक्ष्य नॉन फॉसिल के लिए रखा है 500 गीगावाट का, उसके लिए इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य के अंदर ही जितनी ट्रांसमिशन लाइंस की ज़रूरत है उसका भी राज्यों को लाभ मिलेगा और ट्रांसमिशन नेटवर्क जल्दी खड़ा हो पाएगा। एक बहुत बड़ी क्रांति ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी में मोदी जी के आने के बाद हुई है और केवल भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक लीडरशिप देने का काम जिस तरह से किया है। दूसरा निर्णय, भारत और नेपाल के बीच में जो एक ब्रिज बनाने के लिए है और ये महाकाली रिवर के ऊपर बनेगा धारचूला में। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ना केवल नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, बल्कि जैसा हम कहते हैं कि रोटी और बेटी की भी हमारा रिश्ता है।
We share unique ties of friendship and cooperation with Nepal, and this is an important decision where a MOU will be signed shortly to construct a bridge over Mahakali River, which will help people living in the state of Uttarakhand and on the other side in the area falling under the Nepal territory. तो उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा और नेपाल की ओर रहने वाले लोगों को भी महाकाली नदी पर बनने वाले पुल का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और इसमें जल्द ही एक MOU दोनों देशों के बीच में साइन होगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न? Thank you, sir. We will take some questions now related to cabinet decisions. Okay, 58. सर नमस्कार, निशांत बोल रहा हूँ NI से। सर मेरा सवाल कैबिनेट ब्रीफिंग से थोड़ा अलग हट करके राजनीतिक सवाल है। कल जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई है और पंजाब सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया, लेकिन वो सुरक्षा में चूक के मामले से पल्ला झाड़ रही। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। देखिए, आज कैबिनेट ब्रीफिंग है, जो कैबिनेट से जुड़े हुए निर्णय हैं, अगर आप उस तक अपने प्रश्नों को सीमित रखेंगे तो मुझे और आप दोनों को लाभ होगा। इस पे मैं इतना ही कहूँगा, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक ही नहीं, बहुत बड़ी चूक जो पंजाब में हुई, इसमें आपने भी, सबने, मीडिया में भी, देश में इस पे अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसा मैंने कहा, कैबिनेट ब्रीफिंग में आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। आपको केवल आज कैबिनेट ब्रीफिंग तक ही जो मुझे सीमित रखना है, और मेरा इतना जरूर मानना है कि देश की न्याय व्यवस्था सबको न्याय दिलाती है, और इस तरह के जब कोई चूक होती है तो उसमें तो जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। अनुराग जी, मैं नीरज पांडे हूँ एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल है कि राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत कम हुई उस पर सरकार से मांग की है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाए। देखिए, फिर सवाल आपका कैबिनेट के निर्णय से अलग है, और यही कहूँगा अगर राहुल जी देश के अंदर आ गए हों वापस, तो पंजाब और राजस्थान के ही दाम को देख लें। दोनों कांग्रेस शासित राज्य हैं, उसमें क्या क्या अंतर है, कितने कम किए। सर तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर फेज 2 में कितनी ग्रीन एनर्जी का हम उत्पादन इससे कर पाएंगे, वो है, यदि आप इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी दे पाएँ तो। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि 500 गीगावाट जो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी के लिए, उसमें से 450 गीगावाट जो आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, जहां एक और हम इस क्षमता को सर्जित करने के लिए बहुत बड़े बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्रोजेक्ट लग भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद नई चुनौती थी कि ट्रांसमिशन लाइंस कैसे होंगी। तो राज्यों के पास उतना धन भी नहीं होता और एक बड़ी कॉस्ट आती है ट्रांसमिशन लाइन लगाने के लिए। तो इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन लाइंस के लिए तो राज्यों को ही लाभ मिलता है। तो प्रोजेक्ट तो लगेंगे, लेकिन उसको ट्रांसमिशन लाइंस के माध्यम से बिजली को अलग अलग कोनों में कैसे पहुंचाया जाए, उसी के लिए 12,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है कि रिन्यूएबल एनर्जी तो हम जनरेट करें, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने के साथ साथ उसको प्रदेश के अलग अलग कोने तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस की उपयोगिता है।
उसके लिए ये दूसरा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 के लिए 12,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया। 129 सर, कल जो प्रधानमंत्री सुरक्षा में चूक हुई, सब इसको लेकर चिंतित हैं। आज राष्ट्रपति ने भी चिंता जताई है और उनसे प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की है। तो इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा कदम भी उठाया जा सकता है पंजाब में, जो पंजाब या वहाँ की पुलिस अगर प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकती है। देखिए, आप जितनी बार मर्जी ये सवाल पूछ लें, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई और उस पर आपको जितने सवाल होंगे कैबिनेट ब्रीफिंग के अलावा आप जब पूछेंगे तब उसका उत्तर आएगा। लेकिन आज आप अपने प्रश्न कृपया करके कैबिनेट में जो निर्णय किए गए उस तक ही सीमित रखिए। सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। मेरा सवाल धारचूला पर बनने वाले पुल को लेकर है, जो महाकाली रिवर पर बनेगा। बेसिकली इसका बजट क्या होगा, कब तक इसे कंप्लीट किया जाएगा और किस तरह से इससे उत्तराखंड और नेपाल को फायदा मिलेगा, क्योंकि पूरा रिवर बेल्ट जो है काफ़ी प्रभावित होता है, खासतौर पर रेनी सीजन में। महाकाली देखिए, जैसे मैंने कहा कि निकट भविष्य में इसका MOU जब भारत और नेपाल के बीच में होगा तो इसका बहुत बड़ा लाभ उत्तराखंड की जनता को होगा, क्योंकि न केवल ये आने जाने की एक सुविधा मिलेगी, बल्कि जो एक रिश्ता हमारा नेपाल के साथ भी है, व्यापार का भी हो, भाईचारे का भी हो, पड़ोसी का भी हो, और ये जो रिश्ता है इसमें कहीं ना कहीं इस पुल के बनने से भी उस इलाके के उत्तराखंड के रहने वाले और दूसरी ओर नेपाल के क्षेत्र के रहने वाले लोग, जो धारचूला के ऊपर ये जो महाकाली रिवर के ऊपर पुल बनेगा, इसका लाभ उनको बहुत मिलने वाला है। और विकासात्मक कार्यों के लिए मैं इतना ही कहूँगा, हम जो भी टाइमलाइन तय करते हैं उसके अंतर्गत मोदी सरकार अधिकतर अपने विकासात्मक प्रोजेक्ट्स को पूरा करती है।